सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। पहला जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे ताइवान ने जीता कोरोना से जंग। देखेंगे एक छोटा सा देश कैसे कोरोना का विजेता बना और कैसे इसके मॉडल को पूरे विश्व में इस समय अप्लाई किया जा रहा है। वहीं जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे राइस की एक प्रजाति अर्थात चावल की एक प्रजाति जिसका नाम है सह्याद्री मेघा। वहीं जो तीसरा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे खसरा या मीजल्स जैसी बीमारी पर और देखेंगे कि कैसे कोरोना के समय भी यह जो है बीमारी चर्चा में बने हुई है। आइए एक एक करके इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पर आए उससे पहले आप एक लोकेशन देख लीजिए और वह लोकेशन है ताइवान की। देखिए ये रहा आपका एक छोटा सा देश ताइवान और यहाँ पर देखिए यहीं पास में है चीन। वही चीन जहाँ पर इसका जो एपी सेंटर था, जहाँ पर इस बीमारी का उत्पन्न हुआ। और अगर वुहान देखना चाहें तो आप ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ वुहान। अर्थात वुहान और जो ताइवान है उसमें ज़्यादा दूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह संभावना व्यक्त की जा रही थी क्योंकि चीन के पड़ोसी देशों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जैसे स्टार्टिंग में दिखाई भी दिया, जापान में दिखाई दिया, साउथ कोरिया में दिखाई दिया, उसी तरह से उम्मीद की जा रही थी कि ताइवान में भी इसका घातक प्रभाव हो सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब वहाँ पे कोई नए केसेस नहीं मिल रहे हैं। टोटल यहाँ पे जो केसेस बढ़ पाए वह सिमट गए 395। जी हाँ, 395 पर केसेस सिमट गए। आखिर क्या किया इसने, इसको हम लेकर डिस्कस करते हैं। आप इसकी लोकेशन देख चुके हैं तो चीज़ों को अब थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। ताइवान जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ध्यान दीजिए ये जो हमने ताइवान शब्द यूज किया इसका आधिकारिक नाम अगर देश के रूप में लिखा जाए तो क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं जो चीन जिसको हम मुख्य चीन के रूप में जानते हैं उसका जो नाम है वह है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि मुख्य चीन है उसके नाम से जाना जाता है। तो ताइवान की लोकेशन अगर देखें तो ताइवान के उत्तर पश्चिम में आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है चीन और जिसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। वहीं अगर इसके आप उत्तर की ओर देखेंगे और उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा जापान, और इसके दक्षिण में अगर देखेंगे तो देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है फिलीपींस, और यह क्या है, इसकी राजधानी है मनीला। तो कहीं ना कहीं फिलीपींस और जो है कि चीन और जापान इन तीनों से ये पास में है। और सबसे बड़ी बात है कि यह वहाँ पर है जहाँ पर इस बीमारी का एपिसेंटर था। एपिसेंटर का मतलब वह केंद्र जहां से कोई बीमारी फैलती है। ठीक उसी तरह से जैसे भूकंपीय तरंगें पृथ्वी पर सबसे पहले जहां पहुंचती हैं, जहां पर उनका झटका पहला लगता है वह एपिसेंटर होता है, ठीक इसी प्रकार का बीमारियों के संदर्भ में जहां से बीमारियां चारों तरफ फैलती हैं वह उसका एपिसेंटर माना जाता है। ताइवान की राजधानी है ताइपई जो उसके उत्तरी भाग में है और यहाँ पे कई आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। अर्थात आधिकारिक भाषा कोई एक नहीं है, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक आधिकारिक भाषा है हक्का, दूसरा है हुक्कोई, तीसरी है मंडारी और चौथी है मात्सू। अर्थात कई यहाँ पर आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर लगभग 35% लोग बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, तो वहीं 30 से लेकर 33% लोग ताओइज्म को मानने वाले लोग हैं। 1950 से ही ताइवान जो है कि लगभग एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो चुका है, लेकिन वर्तमान समय में भी चीन इसको अपना हिस्सा मानता है और उसका कहना है कि किसी भी हालत में यह जो है कि चीन में इसका जो है कि विलय करवा कर ही रहेगा। अर्थात कोई भी शक्ति इसको चीन में विलय होने से रोक नहीं सकती। यह जो है कि खुली चुनौती है और एक खुला जो है कि पूरे विश्व के सामने एक मत है चीन का। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर चीन ऐसा क्यों चाहता है। तो इसके पीछे का कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन में क्या हुआ था, गृह युद्ध हो गया था। और जब गृह युद्ध हुआ तो उसमें
देश के लोग दो भागों में विभाजित हो गए। और ये जो गृह युद्ध हुआ था ये 1946 से लेकर 1949 के बीच में चला था। और इसमें देश के जो लोग दो भागों में विभाजित हुए, तो एक समूह था राष्ट्रवादियों का और दूसरा था जो दूसरे लोग थे वो समर्थन कर रहे थे कम्युनिस्ट पीपल्स आर्मी। अर्थात एक तरफ सामने थी कम्युनिस्ट पीपल आर्मी और दूसरे सामने थे राष्ट्रवादियों का गुट। अब इन दोनों में जब संघर्ष हुआ तो क्या हुआ, इस गृह युद्ध में राष्ट्रवादी हार गए और भागकर वह ताइवान नामक द्वीप पर आए। और द्वीप पर आकर उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और इसका जो आधिकारिक नाम रखा वह रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तभी से लेकर यह एक जो है कि काफ़ी दुविधापूर्ण, और दोनों देश यह कहते हैं कि वह मुख्य चाइना है अर्थात प्रमुख चाइना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पर भूभाग ज़्यादा है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, उसकी भागीदारी ज़्यादा होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुरक्षा परिषद में जो चीन है वो कौन सा है, आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात मुख्य जो चीन है उसी को। तो ताइवान एक तरह से कट गया है और बार बार जो मुख्य चीन है जिसको हम चीन के नाम से जानते हैं वो ताइवान को यह कहता है कि वह हमारा भाग है। लेकिन ताइवान का यह कहना है कि वह नहीं, बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र देश है, वहाँ का डेमोक्रेसी अलग है। आपको पता है जिसको हम चीन के रूप में जानते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का मॉडल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो ताइवान है उसका डेमोक्रेसी का मॉडल बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ताइवान और चीन में लेकर जो है कि एक हमेशा जो है कि एक संघर्ष की कंडीशन बनी रहती है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कोई संघर्ष कारण नहीं है, चर्चा का कारण है वह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से ये जो कि सब चीन के समीप में है, इसके पास में ही वुहान है, चीन से बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑफिशियल्स आते हैं, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में आवागमन लोगों का होता है। और वीज़ा के नियम तो यहाँ पे लागू होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है कि चीन के मुख्य भाग से लेकर यहाँ पर लोगों का आवागमन बड़ी मात्रा में होता है। बावजूद इसके स्टूडेंट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 395 केसेस सिर्फ जो है कि आए और उसमें से मात्र 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 137 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब नए केसेस मिल नहीं रहे हैं, अर्थात एक भी नया केस वहाँ पर सामने नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर जैसे चीन में जैसे जो है कि यहाँ पर लगभग 80,000 लोग संक्रमित हुए, उस हिसाब से यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। और इसलिए यहाँ पर अधिक केसेस की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इसका जो मेडिकल हॉस्पिटलिटी का जो एक स्टैंडर्ड है या जो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो विश्व के विकसित देशों के सापेक्ष या मुख्य चाइना के सापेक्ष बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते। इसीलिए पूरा विश्व इसको लेकर जो है कि उम्मीद लगाया था कि हो सकता है कि इसके ऊपर भी इतना नकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन ताइवान ने जिस तरह से कोरोना से अपने आप को डील किया वो काफ़ी अनुकरणीय है। इसलिए पूरे विश्व में इसके मॉडल की जो है कि क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। आइए एक एक करके मैं आपको इन सभी चीज़ों को समझाता हूँ। वहाँ पर हुआ क्या कि पहला जो यहाँ पे केस आया वो 21 जनवरी को आया। और ये 21 जनवरी का अगर आप समय देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमारे यहाँ भी जो केस आया है वह लगभग जनवरी के लास्ट में ही आया था। और इस तरह से यहाँ पे जो केस आया वो लगभग इंडिया के सापेक्ष जब आया तभी आया था। लेकिन ताइवान ने क्या किया, त्वरित रूप में कई सुरक्षात्मक कार्रवाइयाँ कर की और उनको काफ़ी तीव्र गति से किया। और उसने क्या किया, पहला जिस दिन केस इनके सामने कोरोना वायरस का आया, चूँकि ये चीन के हालत को देख रहे थे तो प्रथम दिन से ही इन्होंने इसको एक महामारी के रूप में स्वीकार किया, ना कि एक बीमारी के रूप में। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अपना जो पूरा मेडिकल स्टाफ था, जो प्रशासन के लोग थे, उनको कई जो है कि टीमों में कई छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया। छोटे छोटे यूनिट में इसलिए इन्होंने बांटा जिससे क्या हो सके कि अधिक यूनिट अवेलेबल हों और साथ ही साथ एक साथ लोगों को काम ना करना पड़े, लोग थके नहीं। जैसे कि चीन से अनुभव लिया जा सकता था कि चीन ने क्या किया, सभी को एक साथ लगा दिया। उससे क्या आपने कई बार सुना कि वहाँ पे डॉक्टर्स जो है कि 16 18 घंटे काम कर रहे थे। तो यह देश क्या कर रहा था कि जो कुछ भी चीन में हो रहा था उससे सीखने का प्रयास कर रहा।
इसने क्या किया कि जो है कि कई छोटे छोटे यूनिट में लोगों को प्रशासन कर था, जिसमें मेडिकल वर्कर्स थे, पुलिस थी, जिसमें इन्होंने फौज का भी सहारा लिया, साथ ही साथ जो सफाई कर्मी थी, सबको जो जो इंडिया में जिनको हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में देख रहे हैं, इनको इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे टीम में बांट दिया, यूनिट में डिवाइड कर दिया। और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई, सबसे बड़ी बात जो है वह दी गई मेडिकल वर्कर को, अर्थात डॉक्टर को इसको लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। और यहाँ पर एक चीज़ यह कहा गया कि आपको जितने केसेस के जितने भी सैंपल लेने हैं आप लीजिए, अर्थात टेस्ट आपको मैक्सिमाइज करना है। जहाँ कोई एक केस मिलता था वहाँ पर तुरंत जो है कि कम से कम 10 से 15 के जो है कि टेस्ट कर लिए जाने हैं, जिससे संक्रमण फैला तो नहीं है पता लगाया जा सके। आप एक चीज़ समझिए कि पूरे विश्व ने यही नहीं किया, और जिन देशों ने यह किया वह इससे सफल है। इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जर्मनी भी इस जो है कि कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले देशों में सबसे आगे वाले देशों में था। आपको याद हो तो कुछ समय पहले जिस तरह से स्पेन और इटली में और फ्रांस में केसेस बढ़ रहे थे, उसी के पहले जर्मनी में भी बढ़ रहे थे। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए, और ये जो मॉडल जर्मनी ने अपनाया वह कहाँ का था, ताइवान, अर्थात मैक्सिमम टेस्ट पर जोर दिया गया। इंडिया में अगर आप देखें तो इस समय केसेस बढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि अब हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा दी है, इसलिए अब हमारे सामने डेटा आ पा रहा है। पहले हम लोगों को क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन, आइसोलेशन के करके ही क्या कर रहे थे, जो ज़्यादा सीरियस केसेस आ रहे थे उनको हम टेस्ट कर रहे थे और पॉजिटिव निकल रहे थे। तो अब हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा दी तो हमारे केसेस भी बढ़ने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ए व्यक्ति जैसे ही पॉजिटिव पाया गया, तुरंत इन्होंने ए के संपर्क में आए सभी लोगों को हर हालत में उनका टेस्ट बहुत ही जल्दी कर लिया। और जब बहुत जल्दी कर लिया तो इससे यह पता चला कि कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड भी है तो उसके इन्फेक्शन को बढ़ने से पहले क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। खैर, तो इन्होंने पहले क्या किया, अपने मेडिकल टीम को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया, और जो है कि पूरी यूनिट की जिम्मेदारी मेडिकल वर्कर को दी, टेस्ट की संख्या बढ़ाई। और इन्होंने यूनिट को छोटा इसलिए भी रखा था ताकि ऐसा ना हो कि जो अभी आप इंडिया में देखिए हो क्या रहा है कि अगर आपको ओपीडी अर्थात नॉर्मल आपको कोई बीमारी है, आपको दिखाना है तो डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये समझ रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लोग पैनिक होंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे मेडिकल टीमें बना दी, और कुछ टीमों को कह दिया आपको कोरोना का काम देखना है, कोरोना वायरस से लड़ना है, और कुछ को कह दिया कि आपको जो डेली रूटीन का मेडिकल फैसिलिटी है उसको देते रहना है। और छोटे छोटे यूनिट में जो है कि बांटने से एक फायदा और हुआ कि यह हर टीम की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई कि आप इतने केस देखिए, आपकी जिम्मेदारी है, ज़्यादा केसेस होंगे तो आप हो सकता है आप टैकल ना कर पाएँ। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को आप छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करके, और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार की बीमारियां हैं उनकी जो है कि अनुमति रखी गई कि आप उसकी भी चेकअप करा सकते हैं। लेकिन उसकी चेकअप कराने के लिए पूरा ही जो है कि सिस्टम ही क्या था, अलग था। और इस तरह से जब क्या होता है, एक हॉस्पिटल है उसमें कोरोना वायरस के बहुत से मरीज आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं, सभी डॉक्टर्स वहीं पर इंगेज हैं, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स में, मेडिकल वर्कर्स में भी क्या होता है, संक्रमण फैलता है। जब लोग कम रहेंगे और छोटे छोटे टीम में रहेंगे तो हर टीम अपने आप को क्या कर सकेगी, क्वारंटीन कर सकेगी और अपने आप को सुरक्षित रख सकेगी, और इससे क्या होगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। यह एक चीज़ थी। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास इन्होंने एक सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर बनाया, अर्थात पूरे देश के लिए कि इस बीमारी से कैसे निपटना है, इस सेंटर को स्थापित किया। और इसमें कहा गया कि सभी मरीजों को लाने ले जाने, भर्ती करने के लिए साधन, रास्ते और अस्पताल वार्ड अलग अलग होंगे, अर्थात अलग एम्बुलेंस होगी, अलग रास्ते होंगे। अस्पताल में जो वार्ड है, अर्थात जो कोविड के केसेस वार्ड होंगे वो बिल्कुल अलग रहेंगे, वह नॉर्मल केसेस से, बीमारियों से अलग रखेंगे। स्वाभाविक है, जब आप समझिए, एक कल्पना करिए कि जब क्या है, एम्बुलेंस, लोग, रास्ते सब कुछ अलग अलग होंगे तो ना सिर्फ जो है कि लोगों का भरोसा रहेगा, बल्कि किसी के संक्रमण में आने का प्रभाव भी क्या हो जाएगा, जो संभावना है वो भी खत्म हो जाएगा। जब हम अलग गाड़ी
गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, अदर लोग वर्कर्स हैं उनको हमने परफेक्ट जो है कि जो एक पर्सनल प्रोटेक्शन किट दे रखा है। जब सभी चीज़ें कर रखा है तो क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक टेस्ट किया और पूरे सिस्टम को, कोरोना के पूरे सिस्टम को अलग कर दिया नॉर्मल केसेस से। इससे यह था कि एकदम ग्रीन सिग्नल मिलता था कोरोना के केसेस के लिए, उनको जल्दी हॉस्पिटलाइज किया जाता था, जल्दी चेकअप हो पाता था, जल्दी रिपोर्ट्स आ पाती थी। अब इसके साथ साथ ये कह दिया गया कि अस्पताल जो कोविड-19 के जो वार्ड हैं उसमें नॉर्मल मरीज नहीं जा पाएंगे, उनके फैमिली के मेंबर्स नहीं जा पाएंगे और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी अलाउड नहीं होंगे जो कोरोना के केसेस नहीं देख रहे हैं। इससे क्या हुआ कि किसी भी तरह से इन्फेक्शन बाहर तक फैल सकता था, उसको रोका गया। साथ ही साथ पूरे जो जहाँ पे केसेस मिलते थे उस पूरे केसेस को जो है कि डिसइंफेक्शन किया गया, अर्थात वहाँ पे छिड़काव किया गया। तो जहाँ पे केसेस बढ़ सकते थे वहाँ पे टेस्ट भी कर लिया गया, वहाँ छिड़काव पद्धति को अपनाया गया और वहाँ पे फैलने से रोका गया। अस्पताल दूसरा एक सेंटर हो सकता था जहाँ से फैल सकता था, तो वहाँ पे नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं जा सकते थे, वहाँ पे जो है कि अन्य मेडिकल टीमें नहीं जा सकती थी, फैमिली मेंबर्स नहीं जा सकते थे। और इसके यह पूरी चिरी प्रक्रिया इसी रूप में संचालित हो पाए, इन्होंने अस्पतालों में हवाई अड्डों जैसी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। अर्थात जैसे आप हवाई अड्डे पे जाते हैं तो आपका पूरा चेकअप होता है, हर चीज़ आपसे मांगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते, ठीक इसमें भी ऐसी ही व्यवस्था अपनाई गई। अर्थात आपको पहचान पत्र दिखाना था, आपका स्क्रीनिंग होगी, आपका स्वच्छता और डिस्टेंसिंग के अनिवार्य नियमों को फॉलो करना होगा, आपसे लिखित रूप में यह करवाया जाएगा। और जब ये सभी चीज़ों से संतुष्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आपको अस्पताल में भेजना, तभी आपको भेजा जाएगा। यहाँ पर केस कम आए, इसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ पर जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों को तुरंत क्या किया, कोरोना के लिए तैयार कर दिया गया। अर्थात इसमें यह रखा गया कि वर्तमान समय में आप देखिए तो कोरोना से लड़ने के लिए जो बेड की संख्या है, अर्थात अस्पतालों में जो हॉस्पिटल के बेड होते हैं, जो मरीजों के लिए बेड होते हैं, वह काफ़ी कम होते हैं। और इसके लिए जो है कि हम बेड बना रहे हैं, आपने देखा होगा आईसीयू सेंटर बना रहे हैं, हम वेंटिलेटर बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जितने अस्पताल थे तुरंत उनको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया और सब में कहा कि जितने भी केस आएंगे उससे कम से कम जो है कि 6 से 7 गुना जो है कि बेड हमेशा तैयार रखे जाना है। और स्वाभाविक है जब बेड ज़्यादा होंगे तो लोगों को क्वारंटीन और आइसोलेशन में भेजने से अच्छा है आप उनको हॉस्पिटल में रखिए। अर्थात जिनको थोड़ी सी भी संभावना दिखाई दे रही है उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करिए, उनका इलाज करिए और जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तब उनको क्या करिए, घर भेजिए। यहाँ पर 1000 निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई और ये रूम जो है छोटे मोटे नहीं थे, ये 8x10 के रूम नहीं थे, बड़े बड़े रूम थे। और इन रूम्स में इतना स्पेस रखा गया था कि यहाँ पे हजारों लोगों को एक साथ एडमिट किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे देखिए केसेस कितने आए, 395। अर्थात इस देश ने समय रहते हुए कोरोना से आगे का जो है कि मार्ग अपनाया। अगर आपको याद हो तो मैंने कोरोना का जो है कि केरल मॉडल पर भी बात की थी, तो केरल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने भी क्या किया था, त्वरित रूप में सभी चीज़ें कोरोना वायरस से आगे प्रारंभ की। इसके साथ साथ ताइवान को एक चीज़ का फायदा और मिला कि ताइवान जो है कि ताइवान की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली है उसके तहत सभी नागरिकों को पहले से ही एक कंप्यूटर चिप युक्त जो है कि एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है। तो जो हेल्थ कार्ड दिया जाता है उसमें सभी सूचनाएं होती हैं कि किस व्यक्ति को पहले से कौन सी बीमारी है, किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, कितनी एज है, सभी चीज़ें डेटा होती हैं। उसके डेटा का यूज करके सभी लोगों को जोड़ा गया। अर्थात जो पहले से इन्होंने एक स्वास्थ्य का डेटा राष्ट्रीय रूप में बना रखा था वो सभी हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल करा दिया गया। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कोरोना हुआ, मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। अब मेरी फैमिली को तो हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि सुरक्षा के बहुत इंतजाम थे और किसी को भी हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था। तो वो क्या करते थे कि मेरे जो है कि हेल्थ कार्ड से मेरी सभी सूचनाएं ले लेते थे कि मैंने कौन सी दवाई खाई है, कौन से बीमारी से ग्रस्त हूँ, सभी चीज़ें अपडेट हैं उनके पास। तो इसका बहुत बड़ा उनको फ़ायदा मिला। तो कहीं ना कहीं विश्व को अगर ऐसी चीज़ों से, आने वाली महामारियों से निपटना है तो कुछ हमें भी ऐसा ही प्रयास करना होगा। इसके साथ साथ मरीजों की निगरानी के साथ साथ परिवार को
को भरोसे में रखा गया कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, अर्थात एक एक जो है कि मरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्या हुआ कि जो मरीज के घर वाले थे उनको संतोष था, उन पर सरकार पर भरोसा था कि नहीं, सरकार जो है कि मजबूत तरीके से इससे लड़ने का प्रयास कर रही है। आप देखते हैं वर्तमान समय में क्या हो रहा है, मेडिकल टीम पर हमला हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर है कि पता नहीं हम उस क्वारंटीन सेंटर में गए, हॉस्पिटल गए तो हमारे साथ क्या होगा, सही व्यवहार नहीं होगा, बहुत जगह खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों की वजह से एक गलतफहमी क्रिएट होती है। तो इस देश ने शुरू से ही इस चीज़ को समझ लिया था कि जब तक सभी लोगों को हम भरोसे में नहीं रख सकते तब तक हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते, और इसको क्या किया, इस चीज़ को सफलतापूर्वक लागू किया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो दूसरे जो केसेस हैं उनको चालू रखा गया, और चालू रखने के कारण यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कई बार लोग इन्फ्लुएंजा के शिकार होते हैं, कई बार किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होते हैं और उनको डर होता है कि हम कोरोना से संक्रमित तो नहीं है, तो वह अगर तुरंत चाहे और मेडिकल टीम बैठी हो कि कोई भी बीमारी हो हमको बताइए, और जब वह उनको पता चल जाए कि नहीं आपको जो है कि नॉर्मल खांसी जुकाम है, आपको जो कोरोना नहीं है, तो क्या होगा, व्यक्ति जो है कि ज़्यादा कोऑपरेट करेगा सरकार के साथ, जल्दी स्वस्थ हो पाएगा। तो यहाँ पर अन्य जो दो है जो क्षेत्र हैं उनको रखा गया, और इन सभी का परिणाम यह है कि वर्तमान समय में कोई केसेस यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब कुल मिलाकर पूरा विश्व इसी मॉडल को सीख रहा है कि कैसे हमें अगर इसको हराना है तो कोरोना के प्रसार से आगे बढ़ के हमें कदम उठाने होंगे, जैसा कि ताइवान ने उठाया। ताइवान के साथ बहुत सी चुनौतियां हैं, चीन का बहुत बड़ा प्रतिबंध है, बावजूद इसके इन्होंने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को डील किया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, वह है सह्याद्री मेगा। जैसा कि आपको पता है कि विश्व की लगभग आधी आबादी जो खाद्यान्न के रूप में वो चावल खाया जाता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अगर इसमें हम किसी क्षेत्र प्रदेश के विषय में बात करें, जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में, तो ये खाद्यान्न जो है कि चावल के ही प्रमुख खाद्यान्न के रूप में लिया जाता है। विश्व में जो सर्वाधिक जो है कि क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है, जो देश है वो अपना देश है भारत, और यहाँ पर जो है कि 44 मिलियन लगभग हेक्टेयर क्षेत्र में इस जो है कि चावल की कृषि की जाती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है कि कम है, और इससे अधिक इसके कारण जो है कि चीन में वहाँ पर जो चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है भारत से ज़्यादा होने के कारण चीन में जो है कि क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, और इस तरह से भारत चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारत में अगर हम देखें तो 5 करोड़ घरों पर जो घर हैं, घर यहाँ देखिए व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ मैं, परिवार कह रहा हूँ, परिवारों का अर्थात घर का मतलब घर है तो एक घर में कितने लोग माने जाते हैं, वो हम 5 लोग माने जाते हैं, तो लगभग काफ़ी बड़ी संख्या जो है कि आप देख सकते हैं वह चावल पर निर्भर है, अर्थात वो कृषि करती है, उपजाती है और किसी न किसी तरह से उस पर निर्भर है। तो वहीं लगभग भारत की 65% आबादी के द्वारा चावल का उपभोग किया जाता है। अब देखिए चावल की इतनी चीज़ों को जानने के बाद आप समझिए कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस शिवमोगा कर्नाटक, ये शिवभोगा नहीं शिवमोगा है, तो ये कर्नाटक में है। यहाँ पिछले 11 साल से चावल की किसी नई प्रजाति का विकास करने का प्रयास किया जा रहा था, और इसलिए किया जा रहा था यहाँ पर क्योंकि यहाँ के समीप वाले क्षेत्रों में जो चावल की कृषि का जो क्षेत्रफल है वह 1.5 लाख से घटकर 1 लाख हेक्टेयर तक सीमित हो गया है। अर्थात लोग कृषि जो चावल की कृषि को महत्व ना देके कुछ अन्य चीज़ों की कृषि करने लग गए थे, और अर्थात वहाँ पे वाणिज्यिक फसलों जैसे रबर और अदरक का उत्पादन करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि यहाँ पे जो चावल की प्रजाति थी उसकी उत्पादकता उतनी ज़्यादा नहीं उत्पादकता थी, लेकिन वो कई प्रकार की बीमारियों से वह फसल प्रभावित हो रही थी, और इसके कारण जो है कि बहुत रूप से आर्थिक रूप से बहुत व्यवहारिक की फसल नहीं हो रही थी। इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और किसानों के लिए कोई एक ऐसा चावल की किस्म बनाने के लिए जो उनके लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक हुआ था, अगर वो फसल उपजाएं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, उन्होंने इस जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस शिवमोगा कर्नाटक, इसने क्या किया है कि एक चावल की नई प्रजाति विकसित की है, और इसी का नाम है सह्याद्री मेगा। ये जो चावल की प्रजाति है इसमें जो चावल निकलेगा वो रेड कलर का चावल होगा। वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में जो कि रेड कलर का जो चावल है वो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, और उसका डिमांड इसलिए किया जाता है क्योंकि वह न्यूट्रिशन रिच माना जाता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन भी कुछ पाए जाते हैं, इसके कारण इसकी जो है कि डिमांड बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है और इसी के कारण यह ऐसी प्रजाति है जिसको काफ़ी अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड पूरे मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसी कारण यहाँ पे इस चावल का विकास किया गया है। अब देखिए, जो चावल विकास किया गया है कोई एक नई बिल्कुल नई किस्म नहीं है। दरअसल क्या है, यहाँ पर एक जो है कि चावल की किस्म हुआ करती थी जिसका नाम है ज्योति, और इसका जो उत्पादन किया जाता था, लेकिन कुछ समय पहले लगभग एक आध दशक से यहाँ पर यह ज्योति जो चावल की किस्म है यह ब्लास्ट डिजीज का शिकार हो गई। ब्लास्ट डिजीज में क्या होता है, जैसे चावल के जो पत्ते होते हैं उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं पीले पीले कलर के, और उसके वजह से वह जो है कि पूरा जो फसल है बर्बाद हो जाती है। लगभग ये समझ लीजिए ब्लास्ट डिजीज अगर अपने एक्सट्रीम लेवल पर आ जाए तो लगभग 70 to 80% फसल बर्बाद हो जाती है। अर्थात चावल के पत्तों पर क्या होता है, और चकत्ते पड़ जाते हैं, पीले कलर के पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको कोई जो है कि बैक्टीरिया फंगस खा गया है, और इसके वजह से जब पत्ते ही सूख खराब हो जाएंगे तो स्वाभाविक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी और चावल का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण यह जो है कि जो यहाँ के किसान थे उन्होंने इस फसल से मुंह मोड़ लिया। तो यह जो फंगस है, जो ब्लास्ट डिजीज है जो चावल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह होता है फंगस पेक्युलेरा ग्रेसिया के कारण होता है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखा है। देखिए, फंगस पेक्युलेरा ग्रेसिया के कारण यह जो है कि ब्लास्ट डिजीज होता है, और इसके कारण यहाँ के जो लोग थे उनको एक ऐसी प्रजाति चाहिए थी जो कि डिजीज रेसिस्टेंट हो, अर्थात किसी बीमारी से लड़ सके, ब्लास्ट डिजीज का शिकार हुआ ना हो जाए। इसके लिए यहाँ के जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने क्या किया, जो ज्योति जो वहाँ पे पहले से जिस फसल का उत्पादन करते आ रहे थे किसान, उसको लिया और एक अकालू नामक प्रजातियों, अर्थात ज्योति और जो है कि प्रजाति और अकालू प्रजाति दोनों क्या है, धान के प्रजाति हैं, और दोनों का क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन और ब्रीडिंग किया गया, और दोनों को संकर प्रजाति के रूप में एक नई प्रजाति को लाया गया और जिसका नाम है सह्याद्री मेगा। इसमें ध्यान दीजिए, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि आखिर इनकी ब्रीडिंग किन दो प्रजातियों के आधार पर की गई थी, हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ था वो किन दो प्रजातियों को बनाकर किया गया था, मिलाकर किया गया था। तो एक था ज्योति और दूसरा था अक्कालू। अब क्या था, जैसा कि मैंने बताया, यह लाल रंग का है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लगभग इसमें जो है कि 12.5% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सभी रेड कलर में पाए जाने वाले प्रोटीन में सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ ही साथ इसकी उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा है, प्रति हेक्टेयर लगभग 65 क्विंटल अनाज का उत्पादन हो सकता है, जो कि अभी तक जितनी भी रेड कलर की जो प्रजातियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। ये फसल 120 दिन में तैयार हो जाती है, और जो चावल का जो रेड रंग होता है वह होता है एंथोसाइनिस के कारण जो है कि रेड कलर का यह दिखाई देता है। ये पूछा जा सकता है कि आखिर रेड कलर के जो चावल होते हैं वह किस जो है कि किसके वजह से होते हैं, वो बता दीजिएगा। एंथोसाइनिस के कारण ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर यह जो यहाँ के यूनिवर्सिटी है एक ऐसी फसल का जो है कि उत्पादन करने के विकास करने में सफल रही, जो कि वहाँ के किसानों को अपेक्षा पे खरा उतर सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो सकता है। अगर मानसून डिले भी होता है तो भी आसानी से इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसको पानी की मात्रा भी इसको अपेक्षा कर थोड़ा सा कम चाहिए होता है, और साथ ही साथ यह जो है कि रेड किस्म का चावल है जिसमें प्रोटीन है, न्यूट्रिशंस है, जिसकी वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके कारण यह काफ़ी महंगा बिकता है। तो किसानों को जो एक आर्थिक रूप से व्यवहारिक फसल नहीं लग रही थी चावल, वह बन पाएगा, और इससे न सिर्फ कर्नाटक बल्कि विश्व भारत के अन्य राज्यों में भी क्या होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकेगी, क्योंकि खाद्य जो कि असुरक्षा की स्थिति कहीं पर क्रिएट होती है वो तो पूरे भारत के लिए होती है, किसी एक देश के लिए, एक क्षेत्र के लिए नहीं होती। अब हम बात करेंगे खसरा टीकाकरण। आपको पता है खसरा या मीजल्स जो क्या होता है, पैराक्सी मिक्सो वायरस परिवार के वायरस के कारण यह फैलता है, और ये बीमारी एक नॉर्मल बीमारी है जिसको आप देखते हैं। यह इस बीमारी में क्या होता है, सबसे पहले आपकी श्वसन प्रणाली संक्रमित होता है, और उसके बाद जो है कि पूरा शरीर जो है कि प्रभावित होने लगता है। आपको बहुत तेज़ से बुखार होता है, खांसी आती है, नाक बहना होता है, आंखें लाल पड़ जाती हैं, शरीर में टूटन होती है, और इसके वजह से मृत्यु भी होती है। विकसित देशों में अगर इसकी वजह से मृत्यु दर देखें तो कम है, लेकिन कुपोषण और कम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देशों में अगर देखें तो इससे 28 से 30% लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि डेथ का रेट कितना ज़्यादा है। अगर आप कोरोना को देख रहे हो तो उसमें जो डेथ का जो परसेंटेज है वह 16 से 17% है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। यह एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है, और यह समझिए 1963 में टीकाकरण जब तक इसका प्रारंभ किए हुआ, उससे पहले तक यह लगभग 2.6 मिलियन, ध्यान दीजिए 2.6 मिलियन लोगों की
जान ले चुके थे। हालांकि कुछ समीक्षकों का कहना है कि आंकड़ा 4 मिलियन से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मिनिमम डेटा माने 2.6 मिलियन, तब भी आप समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी घातक है। और ऐसा नहीं है कि टीकाकरण के कारण यह बीमारी जो है कि एकदम रुक गई है। वर्तमान समय में भी प्रत्येक साल लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में एक साल में इसके कारण होती है। इसी के कारण यह जो है कि बीमारी काफ़ी घातक है। इसका जो प्रभाव होता है वह बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन पर ज़्यादा होता है। और अगर आप खसरा या मिजल्स के कारण जो मौतों का डेटा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अर्थात जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वो बहुत मजबूत नहीं है, उनको ज़्यादा इससे नुकसान होता है। और यह पूर्णतः जो है कि मानवीय रोग है। जानवरों में इसका प्रभाव नहीं देखा जाता, लेकिन इसका संक्रमण होता है और उस संपर्क में आने के कारण कई बार जो है कि ये जब जहाँ पे कोई व्यक्ति होता है वह जब खांसता है, छींकता है, तो उसके संपर्क में जो वाटर ड्रॉप्स आते हैं, अर्थात जैसे कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत होती है, इसमें भी ज़रूरत होती है। अगर आप 2000 से लेकर 2018 तक देखें तो जो है कि इस टीकाकरण को अपना के, खसरा के टीकाकरण को अपना के हमने लगभग 23.2 मिलियन लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। और इस तरह से टीकाकरण के कारण लगभग 73% डेथ को हमने कम किया। लेकिन वर्तमान समय में पूरा विश्व जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है उसके कारण क्या हुआ, 37 देशों के लगभग 117 मिलियन लोग से अधिक आबादी जो है कि क्या है, इससे वंचित है। अर्थात उनको कोरोना का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, और उनको खसरा का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तो यह कहा जा रहा है कि अगर यह टीकाकरण नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि कोरोना के बाद जो कि खसरा फिर से एक महामारी के रूप में अपना रूप धारण कर ले, क्योंकि अभी भी इससे मौतों का जो है कि लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। कोविड-19 के कारण 24 देशों में या तो टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया है या फिर जो है कि उसको स्थगित कर दिया है। वहीं 13 देशों ने इसको अभी अभी जो है कि प्रारंभ ना करने की मंशा जाहिर की है, हालांकि उन्होंने लिखित रूप में ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसे देखते हुए WHO ने सभी देशों से यह आग्रह किया है कि वह प्रारंभ करें, और प्रारंभ वहाँ किया जा सकता है जहाँ पे कोरोना वायरस का खतरा कम है, और जहाँ पर यहाँ जो है कि खतरा ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके वहाँ पर देखना चाहिए कि क्या हम दोनों बीमारियों से लड़ने के लिए, अर्थात कोरोना वायरस के साथ साथ क्या हम जो है कि खसरा के टीकाकरण को भी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दरअसल WHO का मानना यह है कि ऐसा ना हो कि कोरोना महामारी से लड़ते हुए हम बच्चों में सर्वाधिक, और बच्चों और गर्भवती महिलाओं में सर्वाधिक होने वाली इस बीमारी से मुंह मोड़ लें और कहीं एक नई महामारी जनरेट हो जाए। चूंकि ये भी संक्रामक बीमारी है, तेजी से फैलती है, तो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आयरलैंड, जो कि खसरा मीजल से पूर्णतः मुक्त देश है, लेकिन वहाँ पर टीकाकरण को रोक दिया गया है, इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि हमें वहाँ पर भी केसेस देखने को मिल जाए जो कि काफ़ी घातक होगा। इसलिए समय की मांग WHO के अनुसार यह है कि वर्तमान बीमारी के साथ साथ हमें उन पुरानी महामारियों को भी रोकना होगा जो कि हमारे मानव सभ्यता पर संकट उत्पन्न करती रही हैं। जब तक हम उनको नहीं रोकेंगे तब तक कोई ना कोई महामारी हमारे पास आती रहेगी। इसलिए ज़रूरत है कि वर्तमान महामारी के साथ साथ हमें पुरानी महामारियों से निपटने की। तो स्टूडेंट, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से समझाने का। थैंक यू सो मच।